नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, जो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे यूपी SSC, यूपी आर्मिनल, बार्क, इसरो, DRDO या अन्य विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम से आपके लिए काफ़ी तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी तक मैंने विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट जैसे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस और अन्य कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आप उन क्वेश्चन सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। अभी तक लगभग मैंने 55 क्वेश्चन सीरीज़ सॉल्व करा दी हैं। ये हमारी क्वेश्चन सीरीज का 56वां भाग है। इसके पहले के क्वेश्चन सीरीज आप चाहें तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन के थ्रू प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं वो है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट्स के जॉइनिंग एंड वेल्डिंग संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित स्टेटमेंट्स देखने हैं और विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इन्हें पूछा MIG वेल्डिंग प्रोसेस यूसेस। MIG वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो क्या इस्तेमाल करता है। तो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके ऑप्शन दिए हैं नंबर 1 कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक। दूसरा दिया है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, DC पावर सप्लाई, AC पावर सप्लाई, ठीक। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको चूज़ करना है। देखिए MIG मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक। तो इन्होंने क्या है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में पूछा है। तो इन्होंने देखिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। तो हम जानते हैं कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कंज्यूमेबल टाइप के होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि मेटल इनर्ट गैस में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, कंज्यूमेबल होते हैं, ठीक, ओके। और नॉन कंज्यूमेबल नहीं होते हैं। मेटल इनर्ट गैस में जो इलेक्ट्रोड होता है वो उसी मेटल का बना हुआ, पेरेंट मेटल का ही नॉर्मली बनाया जाता है, ठीक। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड फॉर्म ऑफ स्पूल वायर, इस प्रकार के स्पूल वायर के फॉर्म में होता है और जो कि कंटिन्यूसली उसमें इलेक्ट्रोड क्या है, कंटिन्यूसली इसमें जाता रहता है और मेल्ट हो करके जो जैसे हमको ये दो वेल्डिंग करनी है, इन दोनों वेल्ड के बीच में कंटिन्यूसली पिघलता जाता है, वेल्डिंग करता हुआ चला जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होगा कैसा होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। सामान्यतः इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड का मटेरियल है वही होगा जो हम लोग पेरेंट मेटल है, मतलब जिस चीज़ की हमको वेल्डिंग करनी है वही नॉर्मली यूज़ किया जाता है एज अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। फिर दूसरा कहा इन्होंने नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो ये गलत हो जाएगा। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब नहीं है। दूसरा दिया है DC पावर सप्लाई। हाँ, तो MIG वेल्डिंग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में इसको कभी कभी GMAW भी कहते हैं, मतलब गैस मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक। तो इसमें जो है DC पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी आपको याद रखना है कि DCRP मतलब DC मतलब डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में यूज़ किया था। किसमें, रिवर्स पोलैरिटी में यूज़ किया जाता है। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी का मतलब होता है कि इसमें वर्क पीस नेगेटिव होता है और हमारा जो क्या होता है, इसमें वर्क पीस नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोड को क्या होता है, पॉजिटिव बनाया जाता है। रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी का मतलब होता है कि जब हम इसको सप्लाई से ऐड करेंगे, DC सप्लाई से जब इसको ऐड करेंगे तो जो हमारा ये होगा इलेक्ट्रोड होगा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और साथ में जो वर्क पीस होगा वो क्या हो गया, वर्क पीस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है, इसको रिवर्स पोलैरिटी कहा जाता है। तो जो MIG गैस वेल्डिंग है, तो ये MIG में गैस वेल्डिंग मतलब जिसे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग कहा जाता है, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो किस प्रकार का होता है, वो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है और इसमें जो करंट यूज़ की जाती है वो कैसी करंट यूज़ करती है, DC यूज़ की जाती है, रिवर्स पोलैरिटी में यूज़ की जाती है, ठीक। तो इसका ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला कथन सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा AC का यूज़ इसमें नहीं किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, 1 और 3। तो कौन कौन से कथन सही है, 1 और 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन आर्क वेल्डेड जॉइंट इज शोन इन द अबव फिगर। इस फिगर में एक आर्क वेल्डिंग का जॉइंट सीन दिया है। इन्होंने कहा द पार्ट लेबल्ड B इन द फिगर इज नोन अस। ये जो पार्ट B है इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। इन्होंने पूछा ये जो पार्ट B है
शोन किया गया है, इसको क्या कहा जाता है। तो देखिए जो हम वेल्डिंग होता है, उस वेल्डिंग के भी जो वेल्डिंग बीड बनती है, ये जो पूरा पूरा पार्ट है इसको वेल्डिंग बीड कहा जाता है। इस वेल्डिंग बीड के अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम होते हैं। तो क्या नाम होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, इसमें देखिए ये जितना हम लोग जिस गहराई तक यहाँ से यहाँ तक हमने जहाँ तक वेल्डिंग किया इतना पार्ट, ये कहलाता है पेनिट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेनिट्रेशन। मतलब जितना हमको अंदर तक वो वेल्डिंग मटेरियल पेनिट्रेट होकर के पहुँचा है। और जितना बेस मेटल के ऊपर जितनी वेल्डिंग हो रखी होती है इसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे समझे, रीइंफोर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का बल बढ़ाना या किसी भी चीज़ की लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना क्या कहलाता है? रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो इसी प्रकार जब हम वेल्डिंग के ऊपर एक एक कॉन्वेक्स पार्ट एक्स्ट्रा वेल्डिंग करते हैं इसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। और जो इस भाग की गहराई तक वेल्डिंग की जाती है उसको कहा जाता है पेनिट्रेशन कहा जाता है। इसके अलावा जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग में जो नीचे ये जो जिस चौड़ाई को छोड़ तक हम लोग गहराई, मतलब जिस चौड़ाई को रखते हैं दोनों मेटल के बीच में डिस्टेंस जितनी चौड़ाई की रखते हैं उसको कहा जाता है रूट ओपनिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? रूट ओपनिंग कहा जाता है। ठीक, तो आज तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन्होंने पूछा कि इस पार्ट बी को क्या कहा जाता है, तो इस पार्ट बी को कहा जाता है रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। देखिए बेल्ट पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा? मैंने बेल्ट पेनिट्रेशन ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पेनिट्रेशन या बेल्ट पेनिट्रेशन एक ही चीज़ है। ठीक, तो इसको एक ही चीज़ है, बेल्ट पेनिट्रेशन कहिए, सिर्फ पेनिट्रेशन कहिए। स्लैग क्या होता है? स्लैग होता है जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग के क्या है, वेल्डिंग में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो वेल्डिंग की ऊपरी सतह पर आकर के तैरने लगती हैं। तो उस पेनिट्रेशन के ऊपर भी जो मतलब हमारा जो रेनफोर्समेंट है इसके ऊपर भी एक स्लैग की एक पतली परत होती है जो चिपिंग हैमर के द्वारा हम लोग इस पर हम लोग प्रहार करते हैं तो ये टूट टूट करके अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से हम उस स्लैग को उसमें से पृथक कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है रेनफोर्समेंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। स्लैग के विषय में भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइनिंग प्रोसेस आर बेस्ट सूटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स टू कैरी गैस प्रोडक्ट्स। इन्होंने कहा गैस प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जॉइनिंग प्रोसेस सबसे बेस्ट होगा। तो देखिए इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिवेटिंग, वेल्डिंग, बोल्ट्स एंड नट्स। तो देखिए जो हम का जब भी कोई प्रेशर वेसल या फिर किसी गैस पाइप की वेल्डिंग, किसी पे गैस पाइप की जॉइनिंग की करनी होती है तो उसका बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसका बेस्ट ऑप्शन होता है वेल्डिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये होता है लीक प्रूफ होता है। वेल्डिंग क्या विशेषता होती है? वेल्डिंग विशेषता होती है कि ये लीक प्रूफ होता है। ठीक, और दूसरी विशेषता क्या देखिए वेल्डिंग दूसरी विशेषता क्या होती है कि इसका जो जॉइंट होता है, वेल्डिंग जॉइंट होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है कि कभी कभी इसकी स्ट्रेंथ इतनी अधिक होती है कि वो पेरेंट मेटल से भी अधिक हो जाती है। तो इसीलिए जब भी हमें किसी प्रकार के गैस प्रोडक्ट या फिर किसी ऐसी प्रेशर वेसल के कोई जॉइनिंग प्रोसेस देखना है तो वो क्या होती है, वो वेल्डिंग से की जाती है। अब देखिए रिवेटिंग एंड बोल्ट्स। देखिए रिवेटिंग एंड बोल्ट्स की विशेषता क्या होती है कि ये देखिए जॉइनिंग के लिए तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक घाटा ये है कि ये जिस पेरेंट मेटल में हमको इसकी जॉइनिंग करनी होती है तो उस पेरेंट मेटल में पहले हमको होल बनाना होता है। जैसे मान लीजिए 2 प्लेट्स को जोड़ना है तो 2 प्लेट्स को जोड़ने के लिए अगर बोल्ट लगाने हैं तो बोल्ट के लिए होल बनाना पड़ेगा, रिवेट्स लगाने तो रिवेट्स के लिए होल बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करने से पेरेंट मेटल कमज़ोर हो जाता है, यानी इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं रिवेटिंग एंड बोल्ट्स एंड नट्स यूज़ नहीं किए जाते हैं जब हमको किसी गैस प्रोडक्ट को कैरी करना होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेल्डिंग यूज़ करेंगे। उन्होंने पूछा क्या है कि जॉइनिंग प्रोसेस के लिए जबकि मेटल को गैस प्रोडक्ट कैरी करना हो तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेल्डिंग यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वेल्डिंग, यानी 2। सिर्फ हम लोग 2 का ही इस्तेमाल करेंगे वेल्डिंग का। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबसन द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन। इन्होंने कहा है कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के समय ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में कंप्लीट कंबसन के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन के पर वॉल्यूम के लिए। तो देखिए एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? एसिटिलीन का फार्मूला होता है
H2। जब हम लोग इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक, अब अगर हम इसको संतुलित करें तो संतुलित कैसे होगा, संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको 4, और यहाँ पे लगभग यहाँ पे फिर हमको 2। देखिए इस प्रकार से संतुलित हो जा रहा है। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 9 10। ठीक, इस प्रकार से यह संतुलित हो जाता है। तो यहाँ आप पा रहे हैं कि पूरी तरह से बर्निंग के लिए देखिए क्या होता है कि जो अगर कोई गैस इक्वेशन होता है तो हम जानते हैं कि किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द मोल्स होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एसिटिलीन के 2 मोल्स की बर्निंग के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए पड़ रहे हैं, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। जबकि अगर हमको 1 मोल की बर्निंग के लिए कितनी चाहिए पड़ जाएगी, 5/2, तो हम लोग किसे कह सकते हैं 2.5। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि 1 मोल और एसिटिलीन की बर्निंग के लिए हमको कितने ऑक्सीजन की चाहिए सहायता आवश्यकता पड़ेगी, लगभग 2.5। तो इन्होंने यही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2.5। इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबसन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन इज, 1 यूनिट एसिटिलीन के बर्निंग के लिए 2.5 यूनिट हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सीधे सीधे इस क्वेश्चन को याद कर लिए कि एक मोल एसिटिलीन की बर्निंग के लिए 2.5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, निम्नलिखित प्रोसेसेस को कंसिडर कीजिए। ठीक, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर वेल्डिंग टेम्परेचर, इनकी वेल्डिंग टेम्परेचर के बढ़ते हुए क्रम में इनको एडजस्ट करना है। तो देखिए जो गैस वेल्डिंग होता है, जो गैस वेल्डिंग में जो हमको टेम्परेचर प्राप्त होता है ये लगभग 1200 से 1300 के आसपास हमको टेम्परेचर प्राप्त होता है डिग्री सेल्सियस। मतलब गैस वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1200 से 1300, कभी कभी 1500 तक भी जा सकता है। तो इस लगभग इसी रेंज का हमको टेम्परेचर होता है। थर्मिट वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। थर्मिट वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, वो लगभग 3000 के आसपास होता है। अगर आर्क वेल्डिंग की बात करें तो आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है ये लगभग आपको मिल जाएगा कि ये 20,000 के आसपास, 20 से 25,000 के भी आसपास इसका टेम्परेचर होता है। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, जो कि लगभग 30,000 के आसपास इसका टेम्परेचर पहुंचता है। ठीक, तो ये इसके टेम्परेचर हैं। ओके, तो इसी के आधार पर हम लोग इसको सेट कर देते हैं। तो सबसे कम टेम्परेचर कितना है, किसका है, सबसे कम टेम्परेचर गैस वेल्डिंग का है, तो 1। देन उसके बाद किसका है, उसके बाद थर्मिट वेल्डिंग का 2, उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, और सबसे ज़्यादा किसका, सबसे बाद आर्क वेल्डिंग का, उसके सबसे अधिक टेम्परेचर किसका है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि इनके असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनके असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा B, 1, 2, 3 एंड 4। देखो आप इस प्रकार देख सकते हैं सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ प्राप्त होगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्राप्त होता है, जबकि आर्क वेल्डिंग में उससे कम, फिर थर्मिट वेल्डिंग में उससे कम, और गैस वेल्डिंग में सबसे कम टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम हीट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एट द, ठीक, मतलब कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पर होता है। एक इन्हें ऑप्शन दिया है, टिप ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, टिप ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, टॉप सरफेस ऑफ द प्लेट एट द टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोड, इंटरफेस बिटवीन द टू प्लेट्स बीइंग जॉइंटेड। देखिए क्या होता है, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जानते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल में, जो हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल में, वो होती है I²RT होती है। तो तब जो करंट का वर्ग, R रेजिस्टेंस और T क्या है उसका टाइम, I²RT। ठीक, जितने समय के लिए उसमें हीट का सप्लाई हो रही होती है। तो देखिए इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती कैसे है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सीधा कंसेप्ट होता है, एक शीट ये है और दूसरी शीट ये है, इन दोनों शीट को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड इधर, एक इलेक्ट्रोड
इधर होते हैं और इन दोनों को विद्युत की सप्लाई से, एसी की सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, एसी या डीसी, ठीक, जिस पर सप्लाई से भी चाहे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ करंट का फ्लो कराना है। लेकिन मोस्टली क्या है, एसी सप्लाई का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एसी सप्लाई ईजिली अवेलेबल होती है इन कंपैरिजन टू डीसी सप्लाई, ठीक। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड इन कॉपर के बने होते हैं। इलेक्ट्रोड किस चीज़ के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। और इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हीट जनरेशन क्या है, I²RT। तो यहाँ पे I की वैल्यू हमको ज़्यादा चाहिए, I की वैल्यू ज़्यादा चाहिए मतलब वोल्टेज कम थे, तो कम वोल्टेज के लिए हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना होगा। ये कभी कभी एग्जाम में एक आध बार आया भी है कि रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है, वोल्टेज कम होगा लेकिन करंट क्या है, ज़्यादा होगी। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे हीट जनरेशन आई तो डिपेंड करेगी हम क्या है, जितना वोल्टेज होगा उसके हिसाब से करंट होगी, तो वही करंट इसमें से ऐसे फ्लो होगी। तो जिस और टाइम क्या होता है, लगभग इसमें जो समय लगता है वेल्डिंग में एक स्पॉट के लिए होता है 0.01 सेकेंड, ठीक, 0.01 सेकेंड का समय लगता है। और इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो लगभग होता है 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर की करंट लगभग इसमें इस प्रो वेल्डिंग में फ्लो हो रही होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेल्डिंग हीट जनरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हीट जनरेशन डिपेंड कर रहा है I²RT, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, R के है। मतलब हीट जनरेशन H इक्वल टू क्या है, I², I तो कांस्टेंट है क्योंकि जितना करंट फ्लो हो रहा, R रेजिस्टेंस और T क्या है, समय तो हम लोग जो समय है वो समय है ही, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिस जगह पर रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा हीट भी सबसे अधिक वहाँ जनरेट होगी। तो देखिए क्योंकि ये मेटल शीट है तो इसका क्या है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मेटल शीट है इसका रेजिस्टेंस, मतलब इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो नॉर्मली क्या होगा, कम होगा इसकी अपेक्षा। जो इन दोनों मेटल शीट के बीच में जो ये जगह है यहाँ पे एयर होगी, और एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों शीट के बीच में जो गैप है उस जगह पर हीट का जनरेशन सबसे अधिक मात्रा में होगा। तो उन दोनों के बीच में जो जनरेशन, हीट का जनरेशन कहाँ होगा, उन दोनों के बीच में जो जगह है उधर अधिक होने की संभावना है। जो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, टिप ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, टिप ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक, टॉप सरफेस ऑफ द प्लेट एट द टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, इंटरफेस बिटवीन द 2 प्लेट्स बीइंग जॉइंटेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो दोनों प्लेट हैं उन दोनों के प्लेट में जो बीच में इंटरफेस है, मतलब दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह है उन दोनों के बीच में, जो प्लेट के बीच में इंटरफेस है उन दोनों, वही क्या है, उसी जगह पे सबसे अधिक हीट का जनरेशन होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ओके। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है अगर हमको जो थिन सीट है, किस प्रकार की सीट हैं, जो थिन सीट्स हैं मतलब पतली पर सीट्स हैं, उनकी वेल्डिंग करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हम लोग को हीट बैलेंस करना है, क्या होता है, अगर हमको हीट बैलेंस करना है तो जो अगर हमारे पास 2 शीट हैं, अगर दोनों सेम डायमीटर की है तब तो कोई फ़र्क नहीं, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड सेम डायमीटर की यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक शीट मोटी है और एक शीट पतली है तो जो मोटी शीट होगी, जो मोटी शीट के साइड का इलेक्ट्रोड होगा वो क्या हो, पतला। अगर क्या है, शीट अगर मोटी है तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, इस साइड का इलेक्ट्रोड पतला होगा, और जिस साइड की शीट क्या है पतली, उस साइड का इलेक्ट्रोड क्या होगा, मोटा होगा। तो इसकी द्वारा इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से हीट को बैलेंस करते हैं, ठीक। अब ये बात आपको बस सीधे सीधे ध्यान रखनी है कि जो भी इस आदि मैक्सिमम हीट जनरेट होगी वह कहाँ होगी, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इंटरफेस है, या जिसे कभी कभी एस्पेरिटीज कहा जाता है, जो बीच में थोड़ा सा एस्पिरेशन है, थोड़ा सा एस्पेरिटी है, उसको क्या कहा जाता है, उस जगह पर सबसे अधिक हीट जनरेट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरफेस बिटवीन द 2 प्लेट्स बीइंग जॉइंटेड, 2 प्लेट जिनको ज्वाइन किया जा रहा होता है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है, उस जगह पे ही सबसे अधिक हीट जनरेट होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन, आर्क ब्लो जो होता है वो ज़्यादा कॉमन किस में होता है, एसी वेल्डिंग में, फिर डीसी वेल्डिंग विद स्ट्रेट पोलैरिटी, डीसी वेल्डिंग विद बेयर इलेक्ट्रोड, और डीसी वेल्डिंग विद एसी वेल्डिंग विद बेयर इलेक्ट्रोड। इन्होंने पूछा है कि आर्क ब्लो किस कंडीशन में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए आर्क ब्लो होता क्या है। आर्क ब्लो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ही हम वेल्डिंग कर रहे हैं,
ठीक, जब हम लोग मेटल आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इस प्रकार से इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड में इस प्रकार से आर्क होता है जो इसको चारों तरफ से ऐसे वेल्डिंग करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ठीक, तो देखिए अगर हम इसका एक फिगर थोड़ा सा आपको बना के दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके मेटल है, इसको इस प्रकार से है वेल्डिंग करते हुए, ये आर्क क्या है, आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, ये लगातार वेल्डिंग करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और इस पार्ट में यहाँ वेल्डिंग होती जाती है और यहाँ पे एक स्लैग कोटिंग, उसके नीचे यहाँ वेल्डिंग का इस प्रकार से हो रहा होता है। तो यहाँ पे जब वेल्डिंग करते हुए आर्क बढ़ता जाता है तो वेल्डिंग करते हुए आसानी से बढ़ेगा। तो देखिए होता क्या है कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्क पीस को भी किससे जोड़ रखे हैं, वर्क पीस को भी हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ रहे होते हैं और इलेक्ट्रोड क्या है, ये भी इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, मतलब जब किसी मेटल में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसमें मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाता है। ठीक, और जो आर्क होता है, आर्क मेनली क्या होता है, आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। जो आर्क होता है जिससे हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ये आयनाइज्ड गैस होती है, मतलब उनका आयनाइजेशन हो चुका होता है। मतलब गैस में किस प्रकार के कण होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इसमें एटम्स, दोनों प्रकार के इसमें आयंस होते हैं, कैटायंस भी एनायंस भी होते हैं। तो देखिए जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग के समय क्या कंडीशन होती है, वेल्डिंग के समय ये कंडीशन होती है कि इसके अंदर जो मेटल है, मेटल में क्या है, मतलब मैग्नेटिक लाइन्स जनरेट होते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो इस मैग्नेटिज्म के कारण क्या होता है, जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो पहले तो आर्क, क्योंकि यहाँ पे इसको पर्याप्त मैग्नेटिक भी मिल रहा है तो वेल्डिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम किनारे की ओर बढ़ते हैं तो किनारे पे हम लोग वेल्डिंग करते हुए जब किनारे पहुँचना होता है तो क्योंकि मेटल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अधिक जनरेट होती है, जबकि एयर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो ये आर्क को क्या है अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं, तो जिसके कारण आर्क क्या है इधर उधर ब्लो करने लगता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको आर्क ब्लो कहा जाता है। अब आर्क ब्लो से दिक्कत क्या होती है, आर्क ब्लो से दिक्कत ये होती है जो मेटल का वेल्ड पूल होता है, जो मतलब जिस आर्क के कारण क्या थोड़ा सा मेटल यहाँ पे पिघला हुआ होता है, तो इस पिघले हुए मेटल को आर्क जब इधर उधर भागता है तो इस वेल्ड पूल को उधर उधर स्पैटर कर देता है, जिसके कारण वेल्डिंग जहाँ की जाती है वहाँ पे छोटे छोटे इस प्रकार से वेल्ड पूल के छोटे छोटे कण जो है इधर उधर फैल जाते हैं, जिसे वेल्ड स्पैटरिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे स्पैटर कहा जाता है, SPATTER, इसे स्पैटर कहा जाता है। तो स्पैटरिंग हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है आर्क ब्लो कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आर्क ब्लो कहलाता है। ठीक, तो देखिए ये जो है निकल, जैसे जो मैग्नेटिक एलॉय जैसे निकल है, निकल में क्या कहते हैं, नॉर्मली तो लगभग सभी मेटल मैग्नेटाइज होने लगते हैं तो सभी में आर्क ब्लो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इस प्रकार के मेटल जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अधिक होती है, जैसे कि निकल है, तो उसमें आर्क ब्लो के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो आर्क ब्लो किस कंडीशन में संभव होता है, देखिए आर्क ब्लो जो होता है वो उसकी जो कंडीशंस होती हैं मेन, देखिए आर्क ब्लो होता है। तो आर्क ब्लो से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्क ब्लो क्योंकि देखिए डीसी वेल्डिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ क्या है, अगर डीसी वेल्डिंग कर रहे हो तो या तो हमेशा पॉजिटिव में रहे तो नेगेटिव में रहेगा, जिसके कारण इसकी मैग्नेटिक लाइन्स क्या है हमेशा ही परमानेंट रहेंगी, जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जो जनरेट होगा वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसलिए डीसी वेल्डिंग के समय क्या होता है, आर्क ब्लो की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि एसी वेल्डिंग के समय क्या है, एसी वेल्डिंग के समय इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, फिर बाद में इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो इसकी वर्क पीस की पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार चेंज होती रहती है, जिसके कारण आर्क ब्लो की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए एसी वेल्डिंग्स में क्या है कि आर्क ब्लो की संभावना बहुत कम होती है, या कहें कि इनसिग्निफिकेंट होती है, जबकि डीसी वेल्डिंग के समय आर्क ब्लो की संभावना सबसे अधिक होती है। उसमें भी डीसी वेल्डिंग में भी आर्क ब्लो की संभावना स्ट्रेट पोलैरिटी में अधिक होती है। किसमें होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी मतलब कि जब वर्क पीस क्या होता है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोड क्या होता है नेगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो वर्क पीस पॉजिटिव हो तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी कहा जाता है। और इस स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या आर्क ब्लो की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। एसी वेल्डिंग, तो एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो की संभावना काफ़ी कम होती है, तो इसका आंसर नहीं है।
डीसी वेल्डिंग विथ स्ट्रेट पोलैरिटी, हाँ ये कथन सही है कि डीसी वेल्डिंग विथ स्ट्रेट पोलैरिटी में आर्क फ्लो की संभावना सबसे अधिक होती है। एसी में तो बिल्कुल भी नहीं होती, एसी में पोलैरिटी की संभावना काफ़ी कम है। फिर उनका डीसी वेल्डिंग बेयर इलेक्ट्रोड, बेयर इलेक्ट्रोड मतलब उस पर क्या है, इलेक्ट्रोड पे किसी प्रकार की कोटिंग नहीं की गई है, ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इलेक्ट्रो क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट पर डिपेंड करता है, हमने किस प्रकार की पोलैरिटी यूज़ की है और किस प्रकार की करंट यूज़ कर रहे हैं। तो आर्क फ्लो जो सबसे अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है डीसी वेल्डिंग में, और वो भी कब, जब स्ट्रेट पोलैरिटी हो तो ज़्यादा अधिक पाया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि तीन आर्क किस में पाया जाएगा, तो डीसी वेल्डिंग अगर क्या स्ट्रेट पोलैरिटी की जगह रिवर्स पोलैरिटी होती तब भी आर्क फ्लो की संभावना होती है, लेकिन क्या होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी से कम होती है। लेकिन एसी वेल्डिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, एसी करंट का यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय आर्क फ्लो की जो कंडीशन होती है, आर्क फ्लो की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन ले लेते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डीसी वेल्डिंग विद स्ट्रेट पोलैरिटी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग द इक्विपमेंट शुड हैव ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर टू मेंटेन द, मतलब जो मैनुअल आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस समय ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक, क्यों किया जाता है, इन्होंने पूछ दिया है। टेक वोल्टेज कांस्टेंट व्हेन आर्क लेंथ चेंजेस, करंट कांस्टेंट विद आर्क लेंथ चेंजेस, टेम्परेचर इन द आर्क कांस्टेंट, वेल्ड पुट रेड हॉट। तो पहले मैं आपको इस ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता देता हूँ वो क्या होता है। देखिए, जब हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो दो तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं। एक, या तो यूज़ करें कि हम लोग का जो ट्रांसफार्मर हो किस प्रकार का हो, कांस्टेंट करंट का हो, मतलब कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर हो, या फिर दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज हो, मतलब वोल्ट क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो, ठीक, मतलब जब हम बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो या तो उसमें हम करंट कांस्टेंट रख देते हैं, या दूसरा क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज रख सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको कांस्टेंट करंट का बता देता हूँ। तो कांस्टेंट करंट क्या होते हैं, कांस्टेंट करंट, जब करंट को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो इस पर अगर हम लोग वोल्टेज को ले लें, इस पर करंट को ले लें, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से होता है। तो ये जो एक ग्राफ बनता है इसको कहा जाता है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है। किस प्रकार ग्राफ है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक टाइप का ग्राफ है। तो इसमें क्या है, इसमें क्यों इसको ड्रूपिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, लगातार वैल्यू ड्रॉप कर रही होती है। तो इसमें देखिए क्या आप पाएंगे, इसमें आप पाएंगे कि जो वोल्टेज में अगर कितना वोल्टेज में अंतर अधिक हो जाता है तब भी जो करंट में अंतर है वो काफ़ी क्या है, कम है। मतलब वोल्टेज में बहुत अधिक अंतर होने के पश्चात भी करंट में अंतर क्या है, काफ़ी कम है। तो हम लोग इसमें लगभग ये मान सकते हैं कि वोल्टेज में अंतर होने के पश्चात भी करंट में होने वाला अंतर कम है, तो ऐसा मान लीजिए कि लगभग कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर होता है। मतलब वोल्टेज में थोड़ा अंतर आने पर करंट में कोई अंतर, खास अंतर नहीं आएगा, ठीक। तो इसलिए इसमें क्या है कि इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग मैनुअल वेल्डिंग में किया जाता है। जब हम लोग क्या है, वेल्डिंग को मैनुअल कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, मान लीजिए कि ये वर्क पीस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, जब हम मैनुअली कर रहे होंगे तो इन दो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार, क्योंकि मैनुअली कितना भी परफेक्ट करेंगे तो एकदम लगातार उन दोनों के बीच में जो आर्क लेंथ है मेंटेन, कॉन्स्टेंट आर्क लेंथ हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, ठीक, उसको हम लोग कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो इन दोनों बीच में क्या डिस्टेंस बार बार चेंज होता रहता है, ठीक। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज क्या है, घट जाएगा, और जैसे दोनों के बीच में आज नज़दीक आ जाए तो उनके बीच का वोल्टेज क्या है, बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या है, करंट में भी चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर एंड ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करते हैं तो करंट क्या है, कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, इस स्थिति में हम लोग मैनुअल वेल्डिंग कर रहे होते तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। अगर मैनुअल वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे वो होगा कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट करंट वोल्ट ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। अब मैं दूसरे ट्रांसफार्मर के बारे में बता देता हूँ जिसे कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का अगर हम ग्राफ बनाएं
तो अगर हम इसे V लेंगे, इस पे I लेंगे, तो इसका जो ग्राफ प्राप्त होता है वो लगभग इस प्रकार का प्राप्त होता है। मतलब इसमें अगर वोल्टेज में थोड़ा सा अंतर आता है तो करंट में जो अंतर आता है वो अपेक्षाकृत अधिक आता है। मतलब चेंज इन द करंट ज़्यादा है और वो वोल्टेज में अंतर क्या है, कम होता है। तो इसमें लगभग हम लोग ये मान सकते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम लोग ऑटोमेटिक वेल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग वेल्डिंग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वेल्डिंग कर रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिक वेल्डिंग करते समय हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग कांस्टेंट बना रहता है। जब ये कांस्टेंट बना रहता है तो वेल्डिंग में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्होंने पूछा, इन मैनुअल आर्क वेल्डिंग द इक्विपमेंट शुड हैव ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर टू मेंटेन द। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों होता है? तो मैंने बताया इसलिए होता है ताकि हम लोग कांस्टेंट को करंट को कांस्टेंट बनाए रखें। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया है वोल्टेज कांस्टेंट वन आर्क लेंथ चेंजेस। जब आर्क लेंथ चेंज होती है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। देखिए ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, क्या कांस्टेंट रहता है? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक में करंट कांस्टेंट रहता है। तो पहले इन्होंने कहा वोल्टेज कांस्टेंट, तो ये गलत हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि करंट कांस्टेंट व्हेन आर्क लेंथ चेंजेस। हाँ, ये कथन सही है। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक या मैनुअल वेल्डिंग के समय हम लोग ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें करंट क्या है, कांस्टेंट बनी रहती है आर्क लेंथ के चेंज होने पर भी ही। टेम्परेचर इन द आर्क कांस्टेंट, टेम्परेचर से इसका कोई मतलब कोई वास्ता नहीं है। वेल्ड पूल रेड हॉट, इसका भी कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग डीसी रिवर्स पोलैरिटीज यूज टू बियर ग्रेटर एडवांटेजेस इन। इन्होंने कहा है कि हम लोग डीसी रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते हैं, उससे क्या कहाँ मतलब किस जगह पर करने पर उसका ज़्यादा हमको इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो विभिन्न भिन्न पोलैरिटी है उनका क्या क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग दो डीसी करंट यूज़ कर सकते हैं, एसी करंट यूज़ कर सकते हैं। तो डीसी करंट अगर हम लोग यूज़ करें, डीसी करंट अगर हम लोग इसमें रिवर्स पोलैरिटी में यूज़ करें, ठीक, और दूसरा है डीसी करंट अगर हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी में यूज़ करें और या फिर एसी करंट यूज़ करें। तो हम लोग 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो एसी करंट यूज़ कर सकते हैं, या डीसी करंट को स्ट्रेट पोलैरिटी में यूज़ करें, डीसी करंट को रिवर्स पोलैरिटी में यूज़ करें। ठीक, तो देखिए का मतलब क्या होता है, डीसी मतलब रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इसमें वर्क पीस को हम लोग नेगेटिव पार्ट से जोड़ते हैं, जबकि क्या है इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं हम लोग पॉजिटिव से जोड़ते हैं। इलेक्ट्रोड को किस में जोड़ते हैं? इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। और डीसी करंट के इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी में जो वर्क पीस होता है उसको पॉजिटिव साइड जुड़ा होता है, और जबकि जो इलेक्ट्रोड है वो किस में जुड़ा होता है, वो नेगेटिव साइड जुड़ा होता है। ठीक, और इसमें एसी में क्या होता है, एसी में तो हम जानते हैं पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है, तो ये क्या है, लगातार कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोग के पास क्या डीसी रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ कब करते हैं, देखिए जो पार्ट पॉजिटिव होता है उस पर हीट जनरेशन के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक, तो इसीलिए जब वर्क पीस नेगेटिव होगा तो इसमें क्या है, वर्क पीस कम गर्म होगा। इसीलिए थिन शीट्स, जो पतली शीट्स होती हैं, अगर उनकी वेल्डिंग करनी होती है तो हम लोग वहाँ पर डीसी रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करते हैं ताकि उस पर कम हीट जनरेट हो और वो पिघलने से बच जाए। ठीक, जबकि अगर हमको थिक शीट्स यूज़ करनी मतलब मोटी चादरों का अगर वेल्डिंग करनी होती है तो उस वक्त हम लोग जो इस पोलैरिटी यूज़ करेंगे वो है, अगर डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करेंगे, मतलब हमको थिक प्लेट्स हैं उसकी अगर वेल्डिंग करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करेंगे। और एसी का कब यूज़ करेंगे, जब इंटरमीडिएट थिकनेस कैसे, इन दोनों से इंटरमीडिएट हो। ठीक, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो भी मटेरियल गर्म होगा वहाँ पे क्या है, स्ट्रेट पोलैरिटी
मतलब जहाँ जो पॉजिटिव होगा जो वो चीज़ अधिक गर्म होगा। इसके अलावा जब हमको क्या है कोई ऐसी मेटल की वेल्डिंग करनी हो जैसे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होती है, जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर हैं, तो एल्यूमिनियम और कॉपर की जो हम वेल्डिंग कर रहे होंगे तब भी हमेशा DC स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक कंडक्टिविटी होने के कारण वो आसानी से हीट को रिलीज कर देती हैं, ठीक, तो आसानी से ठंडी हो जाती हैं। तो अगर हम उसको वर्क पीस को अगर नेगेटिव रखेंगे तो वहाँ हीट जनरेशन कम हो रहा है ऑलरेडी, और उसको भी ये लोग डिलीवर कर देंगी तो वहाँ पर हीट जनरेशन रेट काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए हीट जनरेशन पर्याप्त मात्रा में बना रहे, इसीलिए क्या किया जाता है DC स्ट्रेट पोलैरिटी। जब हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन हम लोग DC स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करेंगे, ठीक। अदर और भी अंतर बता देता हूं मैं आपको। इसके अलावा और जो है देखिए, जब DC रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करेंगे, DC रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करेंगे तो क्योंकि इसमें पेनेट्रेशन क्या होगा, कम होगा। पेनेट्रेशन कम क्यों होगा? मेटल पे हीट जनरेट कम होगी तो उसमें क्या है, मेटल भीतर तक कम ज़्यादा मात्रा में जाएगा, तो इसमें क्या है, पेनेट्रेशन जो होता है, मतलब मेटल का पेनेट्रेशन होता है, वेल्ड का पेनेट्रेशन होता है, वो लेस होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें पेनेट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। जब AC वेल्डिंग में इन दोनों के बीच में होता है, मतलब लगभग इंटरमीडिएट होता है, ठीक। अब इसमें देखिए जो पेनिट्रेशन होगा इस तरह से। अब देखिए मेटल डिपोजिशन रेट, मतलब किस पे मेटल अधिक मात्रा में डिपॉजिट होगा, तो सीधे सीधे क्योंकि इसमें मेटल अधिक पिघल रहा है तो इसमें मेटल डिपोजिशन रेट इसका हाई होगा, इसका लेस होगा, और इसमें क्या है, इसमें इंटरमीडिएट होगा। मेटल का डिपोजिशन होगा वो कम मात्रा में होगा, ठीक। तो देखिए रिवर्स पोलैरिटी में देखिए क्या होगा, रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रोड के पिघल अधिक मात्रा में पिघले क्योंकि उसमें हीट अधिक जनरेट होता है। अगर हम लोग स्टेबल आर्क की बात करें, आर्क अगर स्टेबल रखना है तो आर्क को स्टेबल रखने में समझ, जब हम लोग DC वेल्डिंग यूज़ कर रहे हो तो इसमें आर्क स्टेबल होता है, ठीक, और स्ट्रेट पोलैरिटी में भी स्टेबल होता है। लेकिन अगर नेगेटिव यूज़ करेंगे तो इसमें आर्क को स्टेबल रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और आर्क ब्लो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या आर्क ब्लो काफ़ी सीवियर होता है, मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें भी काफ़ी खतरनाक होता है, आपकी AC वेल्डिंग में आर्क ब्लो के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपको लगभग मैंने DC आर्क वेल्डिंग के बारे में बता दिया। तो इन्होंने कहा कि रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ हम लोग कब करेंगे, तो रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हम चाहते हैं कि वर्क पीस कम गर्म हो, ठीक। तो 4 आंसर दिए हैं। इन्होंने कहा है ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग का मतलब होता है जब हम लोग का वेल्डिंग बेस मेटल ऊपर हो, हम लोग नीचे से क्या है उसकी वेल्डिंग कर रहे हों। तो देखिए अगर हम लोग इस तरह से वेल्डिंग कर रहे होते तो हम चाहते हैं कि वेल्ड मेटल क्या हीट कम जनरेट हो ताकि वो कम पिघले। क्यों? क्योंकि अगर देखिए अगर हम जब सीधा सीधा वेल्डिंग करते, लोअर हेड वेल्डिंग कर रहे तो मतलब ऊपर इलेक्ट्रोड होता है और नीचे, तो ड्यू टू ग्रेविटी जो भी मेटल पिघलेगा वो मेटल ऊपर रखा रहेगा या फिर उसके भीतर जो ग्रूव है उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा तो हेल्पफुल होगा। लेकिन जब हम लोग ओवर हेड वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो मेटल ऊपर होता है और नीचे से हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, जो भी मेटल पिघलेगा वो ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें क्या वर्क पीस कम से कम गर्म हो, तो इसलिए ओवर हेड वेल्डिंग जो की जाती है मोस्टली रिवर्स पोलैरिटी में की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स पोलैरिटी, ठीक। तो ओवर हेड वेल्डिंग के रिवर्स पोलैरिटी का मोस्टली यूज़ कहाँ किया जाता है? रिवर्स पोलैरिटी का मैक्सिमम यूज़ कहाँ किया जाता है? ओवर हेड वेल्डिंग में किया जाता है। इसके अलावा दिया है फ्लैट वेल्डिंग ऑफ लैप जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब इस प्रकार से एक वेल्डिंग है उसके ऊपर दूसरे वेल्डिंग है। तो इसमें देखिए चाहे स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ कीजिए चाहे स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ कीजिए चाहे रिवर्स पोलैरिटी यूज़ कीजिए, वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस मेटल की वेल्डिंग कर रहे हैं या हमको किस प्रकार का पेनिट्रेशन या किस प्रकार की शीट है। इसी प्रकार एज वेल्डिंग में भी, एज वेल्डिंग क्या होता है? एज वेल्डिंग मतलब होता है इस प्रकार से एक शीट हो, दूसरी को इस प्रकार से हमको दूसरे पे वेल्डिंग करना हो, तो इन दोनों के जो बीच में वेल्डिंग होती है इसको एज वेल्डिंग कहा जाता है, ठीक। फ्लैट वेल्डिंग ऑफ बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है? बट जॉइंट जब एक मेटल प्लेट इस प्रकार उसके दूसरे बगल में इस प्रकार हो, तो इस प्रकार से वेल्डिंग की जाती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बट वेल्डिंग कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये है क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओवरहेड वेल्डिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओवरहेड वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सी एसिटिलीन रिड्यूसिंग फ्लेम इज यूज्ड व्हाइल कैरिंग आउट द वेल्डिंग ऑन, ठीक। रिड्यूसिंग फ्लेम, देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें फ्लेम के बारे में बता देता हूँ। अलग अलग तरह की गैस वेल्डिंग के समय पे अलग अलग तरह की फ्लेम्स यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी फ्लेम यूज़ की जाती हैं। 3 तरह की फ्लेम यूज़ होती हैं, ठीक।
तीन तरह की फ्लेम यूज होती हैं। एक होती है जिसे कहा जाता है न्यूट्रल फ्लेम, किसे क्या कहा जाता है? एक होती है न्यूट्रल फ्लेम होती है, ठीक। दूसरी जो होती है कार्बुराइजिंग फ्लेम, और तीसरी जो होती है उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तीन तरह की फ्लेम होती हैं, एक होती है न्यूट्रल फ्लेम, दूसरी होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम, और तीसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम को ही कभी कभी कहा जाता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम को ही क्या कहा जाता है? कार्बोराइजिंग फ्लेम को ही कहा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाता है, ठीक। तो इन्होंने पूछा कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम को क्या कहा जाता है? कार्बोराइजिंग फ्लेम को इन्होंने क्या कहता है? रिड्यूसिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम को ही रिड्यूसिंग फ्लेम कहा जाता है। तो मैं आपको तीनों फ्लेम के बारे में देख करके बता देता हूँ। देखिए, जब हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रल फ्लेम के बारे में बताता हूँ आपको। न्यूट्रल फ्लेम, जब हम लोग न्यूट्रल फ्लेम अगर हम लोग इस प्रकार से वेल्डिंग कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन C2H2 इन दोनों का जो अनुपात है वो 1:1 है, मतलब जितना ऑक्सीजन है उतना ही एसिटिलीन है। तो इस प्रकार से जब इस कंडीशन जो फ्लेम जनरेट होती है उसको कहा न्यूट्रल फ्लेम कहा जाता है। इन दोनों का जो अनुपात है ये वॉल्यूम का अनुपात है, मतलब उनके आयतन का अनुपात है, ठीक। तो ये जो होती है न्यूट्रल फ्लेम होती है। न्यूट्रल फ्लेम की पहचान क्या होती है? न्यूट्रल फ्लेम की पहचान होती है इसमें जो फ्लेम है इसमें एक इनर कोन होता है, एक आउटर कोन होता है। तो जो इनर कोन होता है, ये इनर कोन ये वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। और इसका टेम्परेचर जो होता है लगभग ये 3100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जो इसका आउटर फ्लेम होता है ये आउटर फ्लेम ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और इसका टेम्परेचर लगभग 1275 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से क्या न्यूट्रल फ्लेम के बारे में जान गए हैं। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। इसका आउटर फ्लेम जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, वो 1275 डिग्री सेल्सियस का होगा। और जो इनर फ्लेम होगा वो व्हाइट कलर का होगा, उसका टेम्परेचर लगभग 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमको कास्ट आयरन की वेल्डिंग करनी हो या माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करनी हो, ठीक, या फिर हमको एलॉय स्टील, किसी प्रकार के स्टील के एलॉय की वेल्डिंग करनी हो, ठीक। तो इन या फिर एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करनी हो, तो इन सभी कंडीशन में हम लोग जो यूज़ करेंगे फ्लेम वो कौन सी होगी? न्यूट्रल फ्लेम होगी। तो इन सभी कंडीशन में कौन सी फ्लेम यूज़ करेंगे? न्यूट्रल फ्लेम यूज़ करेंगे। अब अगली जो फ्लेम है वो है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कौन सी फ्लेम है? कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम कब कहते हैं? कार्बोराइजिंग फ्लेम तब कहा जाता है जब फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। जब एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती तब उसे कहा जाता है कार्बोराइजिंग फ्लेम कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसकी फ्लेम किस प्रकार की होती है? इसकी फ्लेम में 3 कोन होते हैं, एक इनर कोन, फिर एक इंटरमीडिएट कोन, एक फिर आउटर कोन, ठीक। तो जो इसमें आउटर कोन होता है उसी प्रकार का होता है जैसे कि न्यूट्रल फ्लेम में होता है, ब्लू कलर का होता है जिसका टेम्परेचर 1275 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इनर कोन होता है वो व्हाइट कलर का होता है जिसका टेम्परेचर 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जो बस बीच में एक इंटरमीडिएट कोन आ जाता है जिसका कलर रेड कलर का होता है और इसका टेम्परेचर लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस होता है, 2900 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार की फ्लेम को कार्बोराइजिंग फ्लेम कहा जाता है, या कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम ही कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जब मीडियम कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग करनी होती है, मीडियम कार्बन स्टील की, तब हम लोग क्या करते हैं, या फिर निकल की वेल्डिंग करनी होती है तब हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम का या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम जिसे कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तीसरी प्रकार की जो फ्लेम है वो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तीसरी प्रकार की फ्लेम कौन सी है? तीसरी प्रकार की फ्लेम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तीसरी प्रकार की फ्लेम होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की क्या विशेषता होती है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की विशेषता होती है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए अब इसके पहले मैंने आपको कार्बोराइजिंग फ्लेम बताया, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या है, एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, एसिटिलीन की मात्रा कम हो जाए, तब उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की विशेषता क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की विशेषता होती है कि इसमें भी सिर्फ 2 कोन होते हैं, एक इनर कोन होते हैं, दूसरा एक
आउटर कोन होता है, तो जो इनर कोन होता आउटर कोन होता है ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और जो इनर कोन होता है ये वाइट कलर का ये भी होता है, लेकिन जो इसका कलर होता है काफ़ी ब्राइट होता है, वेरी ब्राइट, मतलब वेरी ब्राइट वाइट कलर का कोन होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो किया जाता है कॉपर के एलॉयज़ की वेल्डिंग करने के लिए, ठीक, ब्रास की, ठीक, ये ब्रॉन्ज की, ठीक, जिंक की, ठीक, इन सब की वेल्डिंग करने के लिए हम लोग इस प्रकार के फ्लेम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से ऑक्सी एसिटिलीन रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक, वाइल कैरिंग आउट द वेल्डिंग, और निम्नलिखित में किसका वेल्डिंग करते हुए हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया माइल्ड स्टील, तो मैंने आपको बताया तो माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करने के लिए कौन से फ्लेम का यूज़ करते हैं? उस समय हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं। हाई कार्बन स्टील है तो हाई कार्बन स्टील के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए हम लोग हमेशा ही क्या करेंगे? कार्बोराइजिंग फ्लेम या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम, इसी को क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग फ्लेम कहा जाता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं। यही इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में किसके की वेल्डिंग के लिए हम लोग कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम का यूज़ करेंगे? बी, मतलब रिड्यूसिंग फ्लेम का या कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज़ करेंगे, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए। तीसरा दिया ग्रे कास्ट आयरन, तो मैंने आपको बताया ग्रे कास्ट आयरन किसी प्रकार का कास्ट आयरन, तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे? हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग बना के रखा जाता है, मतलब थोड़ा सा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन मोस्टली इसको न्यूट्रल के आसपास ही रखा जाता है। एलॉय स्टील के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए भी हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का ही यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे वेल्डिंग से संबंधित क्वेश्चंस, ये का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद मैं इसी का सेकंड पार्ट भी जल्दी ही लेकर आऊँगा, ठीक। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, उसके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अभी तक मेरे आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक फ्रेंड्स। तो तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझको डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि जो मैंने पढ़ा है इन क्वेश्चंस का PDF, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप इसके पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसके अलावा मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को काफ़ी मतलब बढ़िया से पढ़ाया है, उसकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके बाद ठीक, इसके अलावा यदि मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, उस क्वेश्चन बैंक में अनेक एग्जाम्स की जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर सहित हैं, उस पर आप उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। किसी प्रकार के व्यवधान के लिए या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का क्वेरी है, तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।